सदर अकमल चौहान साहब का, शायद बलोच साहब मौजूद हैं, और मेरे सामने मेरे कई बुजुर्ग भी मौजूद हैं, कई नौजवान भी, और जो सहाफ़ी हजरात हैं, और इनकी सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इन्होंने प्रेस क्लब बुलाया। चौहान साहब ने मेरे वालिद का जिक्र किया तो उनका आप लोगों के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ था और हमेशा वो आप लोगों के साथ राब्ते में भी रहते थे, आप लोगों के साथ उनकी दोस्तियां भी थीं। पाकिस्तान पे भी एक मुश्किल वक्त है। हमारा बहुत सा जो दिमाग हैं, जो अच्छे दिमाग हैं, वो इस मुश्किल वक्त में शायद पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, लेकिन असल मज़ा ये है कि हम अपने मुल्क की इधर बैठ के खिदमत करें, मुल्क को जो मुश्किल है उसको उस मुश्किल से निकालें। ये हकीकत है कि पाकिस्तान में इस मुश्किल वक्त में महंगाई सबसे बड़ा लोगों पे असरअंदाज हो रही है, तो बहुत सी इंडस्ट्री बंद भी हो रही है, बहुत से लोगों के चूल्हे बंद हो रहे हैं। तो जो एक अल्लाह ताला की तरफ से हमें जिम्मेवारियां दी गई हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस शहर में इंडस्ट्री भी चलती रहे, लोगों का रोजगार भी रहे और मजीद लोगों के लिए कोई रोजगार हम पैदा कर सकें। प्रेस क्लब जो है ये हमारा हिस्सा है बहावलपुर का, बहावलपुर की शान है, यहाँ के सहाफ़ी हमारी शान है। तो वालिद साहब ने भी हमेशा उनको सपोर्ट किया और मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने सहाफ़ियों को, अपने इधर के लोगों को, लोकल लोगों को, पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के जो मामला चल रहे हैं, हमें उसके ऊपर ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। महंगाई का जिन है कि वो काबू में नहीं आ रहा, लेकिन आखिर इसका मुकाबला तो करना है। आंखें बंद करके हम कुछ नहीं कर सकते कि आंखें बंद कर लें। उसमें सबसे बड़ी जो ज़रूरत है कि हमें कोशिश करनी है कि हम पाकिस्तानी की हैसियत से हम अपने लोकल जो भी वसाइल बरूए कार ला सकें, अपने लोग उनको जॉब्स दे सकें, उनकी कारोबार में इजाफा कर सकें ताकि मज़ीद लोग यहाँ से कमाएं। इस एरिए में महंगाई, क्योंकि चीज़ों की कीमतें तो भी कम होती नज़र नहीं आ रही। अभी हमें जो तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इस इलाके में जो लोग बसते हैं उनकी आमदन में इजाफा किसी तरीके से हो सके। भी इजाफा हुआ है, गो के शहर वाले आटा महंगा ज़रूर कह रहे हैं उसमें, लेकिन ज़िम्मेदार जो 70% मेरे बहावलपुर का जो मैं गिनता हूँ, तकरीबन 70% लोग गाँव और चकूक में रहते हैं। तो कम से कम उनकी रोजी रोटी का एक मुनासिब बंदोबस्त मेरे ख्याल में हो जाता है। हमें असल तवज्जो जो देनी है वो 30% वो जो शहरों में रहते हैं, जो नौकरी पेशा है, जिनकी एक लिमिटेड, या कोई मजदूर पेशा है, जिनकी एक लिमिटेड रिसोर्स है और उनके पास दाने भी नहीं हैं, जो कि गांव में होते हैं। 70% लोगों के पास दाने भी हैं, कोई फसल से भी कोई चीज़, सब्जी भी आ जाती है, ये चीज़ें, लेकिन असल वो लोग हैं जो शहरों में रहते हैं और गुर्बत की सतह से नीचे हैं और उनके घरों में जो है एक वक्त का खाना मुश्किल से है। हमें तवज्जो उन लोगों की तरफ देनी है इस मुश्किल वक्त में। अपने तौर पे जो कोशिश कर सकता हूँ उनको आइडेंटिफाई भी हम करते हैं। बहुत से गवर्नमेंट के प्रोग्राम भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो उनके लिए काफ़ी नहीं है, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी है। और तो पहले मसाइल वाले लोग आते होते थे मेरे पास जी कि ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, मेरा ये मसला हल कर दें। कुछ अरसे से मेरे पास सिर्फ 2 या 3 किस्म के लोग आ रहे हैं। एक फाइल हाथ में होती है, नौकरी दे दें, कि घर में परेशानी है, नौकरी दे दें बेरोजगारी की। दूसरा, वो लोग जो शायद सड़क पे हाथ नहीं फैलाते थे, वो अमदाद के लिए मेरे पास आते हैं। और एक जो मैंने पिछले 4-5 साल में फिनोमेना जो मेरे लिए नया था, शायद मेरे पास लोग आते हैं कि दवाइयों के पैसे नहीं, दवाइयों की महंगाई जो है ना, तो वो सबसे ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि शायद उनकी दवाई 1-2 हज़ार की आती थी अपना 5 साल पहले, आज वो 10 हज़ार की वो दवाई ले रहे हैं।
तो दवाइयों की जो महंगाई है, तो उस पे मुझे वो वक्त याद आता है जब दवाइयाँ फ्री थी और अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री थी। हाइपेटाइटिस के मरीजों के घरों में टीसीएस से दवाइयाँ पहुंचती थी और ख़ास तौर पे हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज थे उसमें गवर्नमेंट सेक्टर जो था वो उसको इतना हेल्प आउट करता था कि गरीब आदमी को हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती थी। ये चीज़ जो है बड़ी दुख होता है कि एक चीज़ को हम कंटिन्यू नहीं कर सके, अद्वियात लोगों के लिए फ्री नहीं कर सके, जो कि गवर्नमेंट इतने टैक्सेस भी लेती है, सब कुछ करती है। तो उस दौर में अगर हो सकता है आज से 5 साल पहले, तो अब क्यों नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा तो इस मामले में भी हम उसी तरीके से तवज्जो देंगे। मैं 2013 से लेकर 2018 तक मुझे मौका मिला कि मैं PMLN की गवर्नमेंट में और मियां नवाज शरीफ के साथ काम करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में जो उनका तरीकाकार मैंने देखा कि हमें 3 साल उन्होंने कोई फंड्स नहीं दिए थे। पहले 3 साल 13 से 15 तक MNAs को और सेनेटर्स या किसी को कोई फंड नहीं दिए थे उन्होंने 3 साल इकोनॉमी को ठीक किया था और उसके अंदर उन्होंने सिर्फ वो बड़े प्रोजेक्ट्स को हाथ डाला था उन 3 साल में जो मतलब कि वो चाहते थे कि 5 साल में कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा ये जो हमने इलेक्टेड नुमाइंदों को जो देते हैं फंड्स, वो बिल्कुल नहीं दिए थे। उसमें हमने चौथे साल में IMF को भी खुदा हाफिज कह दिया, हमारी रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई और पाकिस्तान में जो जिसे PSDP कहते हैं, तरक्की का जो हुजम था, मियां साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि 2017 में 1 ट्रिलियन का होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस गवर्नमेंट में 1 ट्रिलियन का तरक्की के फंड्स का हदफ पूरा किया। तो जब 1 ट्रिलियन रुपया तरक्याती कामों की लगेगा तो आपकी इकोनॉमी कितनी चलेगी, ये सबको अंदाजा हो जाना चाहिए। उसके अलावा जहां जहां बजट इजाफा हुआ, डिफेंस में उन्होंने 100 दुगना किया उसका बजट। उन्होंने ये IDPs का इशू आया, ये हमारी दहशतगर्दी की जंग का इशू आया, इसके लिए भी फंड्स दरकार थे, IDPs के लिए भी फंड्स दरकार थे। उस दौर में ही सारे पूरे किए गए और जो कर्ज लिए गए वो सिर्फ डेवलपमेंट बेस्ड कर्ज थे, वो मुल्क को चलाने के लिए और ये रोज का जो चलने वाला सिलसिला उसके लिए नहीं थे। और वो बड़ा क्लियर था कि ये जो फंड्स लगेंगे, जहां लगेंगे उसकी बाद में आमदन भी होगी। हम मियां साहब गए तो मैंने भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस छोड़ दिया कि जिनके साथ काम करते थे उनके साथ ही मजा आता है। बंदा नई टीम आई तो हमने कहा जी आप अपनी टीम बनाएं, तो मैं भी छोड़ दिया। लेकिन जिस दिन छोड़ा था वो पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान देख के बड़ा दुख होता है। तो 5 साल मैंने भी उसमें एक इंसान की हैसियत से जितना हिस्सा डाल सकते हैं अपनी मेहनत से हमने डाला। तो आज वो दुख होता है कि उस वक्त वजीर आजम जो था, इतना उसके पास तरक्की हो रही थी, इकोनॉमी में इतनी जान थी हमारी में कि डार साहब एक दिन आए, जी 10 रुपए पेट्रोल बढ़ाना है। मियां साहब को आए, कहते मियां साहब वो रेट बढ़ गए ने, 10 रुपए बढ़ाना है। तो मियां साहब आगे से हंस के कहते कि यार उन्होंने उल्टा ईद आ रही थी ये रोजों के बाद वाली ना, उन्होंने ईदी देने के बजाय उन्होंने तो ईदी लेंदे पे हो डार साहब तुसी। ये तो गल कोई नहीं बनती, ये 10 रुपए तुसी बर्दाश्त करो, मैं नहीं बता सकता। तो मतलब कि इस किस्म के फैसले भी तब, ड्यूटीज भी लगानी है। आज हमने हर चीज को महंगा भी करना है, आज हमने अपने रुपए को डिवैल्यू भी करना है। नहीं करते तो फिर हमें वो ब्रेकें लग जाती हैं। और आज इकॉनमी में उस वक्त 21 बिलियन थे कि 22 बिलियन थे, बल्कि 27 तक हम गए, 27 बिलियन तक हम गए जो हमारे फॉरेन रिजर्व से। आज हम 4 से 3 के दरमियान में फिर रहे हैं। तो कम अज कम
हमें ये सोचना तो सही है कि इस इकॉनमी के साथ 4 साल हुआ क्या है। वो मुल्क जो तरक्की कर रहा था, जो 1 ट्रिलियन से ज्यादा अपनी प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा रहा था, मोटरवेज बन रही थी इस मुल्क में, इस मुल्क में एयरपोर्ट्स बन रहे थे, अवाम को तकरीबन 7% के करीब जीडीपी ग्रोथ हो रही थी, 6 कुछ था उस वक्त। और फ्यूचर में कहा जाता था कि कुछ सालों बाद हम G20 का पार्ट बन सकते हैं, कि दुनिया की बड़ी 20 इकोनॉमीज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ इसमें किया किसने ये सारा कुछ? देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान जिस नारे पे लिया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस नारे के बाद आप एटॉमिक पावर भी बन गए, तो आपकी तरक्की तो बर्दाश्त नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा कि हमारी ये जो लोकल साजिशें जिनके नाम लिए जा रहे हैं, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे, ये तो चंद मोहरे थे उनके। और पाकिस्तान को इस हैसियत में लेके आना, और बल्कि मजीद भी नीचे लेके जाना कि आप अपनी एटॉमिक पावर भी सस्टेन ना कर सकें, मुल्क में अनार्की हो, मुल्क में अनरेस्ट हो, लॉ एंड ऑर्डर इस काबिल ना हो, कोई इदारा इस काबिल ना हो कि मुल्क को संभाल सके। ये मैं नहीं समझता कि ये कोई पाकिस्तानी इसके बारे में इस तरह की सोच रखता होगा। लेकिन हमारे अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिकने के लिए तैयार हैं। और ये जितने बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं, रोज जलसों में लिए जा रहे हैं, मुझे अब सबको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा भी बहुत से उनके साथी थे। लेकिन मेरा ये यकीन है कि ये साजिश इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा था, और पाकिस्तान ने जब CPEC को चलाना शुरू किया तो उसके बाद ये साजिश पूरे जोरों शोर से हमारे मुल्क पे हमलावर हुए, और उन्होंने हमारे मुल्क के अंदर से ही लोग ढूंढ लिए जो इसको खोखला करना चाहते थे। आज अफसोस भी होता है कि एक सिमत में हम जा रहे थे, वहां से किस सिमत में हम चल पड़े हैं। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे। एक हौसला ये भी है कि हम इस सिमत में दोबारा जा सकते हैं, हमने करके देखा हुआ है, और इंशाल्लाह दोबारा भी करेंगे। पार्लियामेंट हो, हमारी अदलिया हो, हमारी अफवाज हो, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, इन सबको अपनी अपनी सिमत को दुरुस्त करने की जरूरत है। हम बहुत सी चीजें अपने अवाम पे फेंक देते हैं कि ये नहीं ठीक करते, ये नहीं ठीक करते, लेकिन असल बात यह है कि उनको सिमत हमने देनी है, उनकी तरबियत हमने करनी है। अगर हम दुरुस्त हो जाएंगे तो नीचे अवाम भी खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। ये बेहंगम सा मुल्क जो है ना, एक डिसिप्लिन मुल्क बन जाएगा। जब वो देखते हैं कि एक बाख्तियार आदमी को हर चीज माफ है, तो फिर अवाम भी जो मर्जी करे वो भी कानून को कैसे पासदारी कर सकते हैं। हमारे पे सबसे ज्यादा जिम्मेवारी आती है, क्योंकि पॉलिसी इस मुल्क की हमने बनानी है, इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी हमने बनानी है, और मुल्क को साथ लेके चलना है तो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हर इकाई को हमें अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए आज के दिन सबसे ज्यादा जरूरत हमें अपनी दुरुस्तगी की है, और अपने अपने अदारे की दुरुस्तगी की है। अगर ये हो जाए तो ये जो एक स्लाइड जा रही है कि हम नीचे को गिरते जा रहे हैं, ये रुक भी, थम भी जाएगी, और हम वापस उठना भी शुरू हो जाएंगे। मैंने तीनों दफा उन्होंने इकोनॉमी को एक दफा बूस्ट दिया। 91 में जब बने तो शायद आपको याद हो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो ओपन की थी, और उसके बाद उस जमाने में
91 में ऑप्टिक फाइबर से कहां तक हमें जाना पड़ा, और 17 में, और उस वक्त की महंगाई देख लें, उस वक्त की तरक्की की रेशो देख लें, जो भी कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं मैं नहीं कहता, लेकिन उस शख्स की विजन है और वो मुश्किल हालात में भी कर जानते हैं। आपको भी पता है जब वो आए थे 13 में तो 14 में धरना शुरू हुआ, एक सिलसिला शुरू हुआ, फिर हर साल कोई ना कोई एक ऐसा छोटा धरना हो जाता था जिसमें उनको उलझाया गया और मामलात को स्पीड से ना चलने दिया गया जिस स्पीड से वो चलाते हैं। तो अब भी हमें एक ही शख्स नजर आता है और उसके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं वो आपके सामने है। 17 में मुल्क चल रहा था, पूरा जोर लगा, JIT बनी, अदालतें बैठी, एक जज JIT के ऊपर बैठा, तो एंड में क्या उन्होंने ब्लैक डिक्शनरी खोल के निकाला कि जी बेटे से तनख्वाह नहीं ली और उसके ऊपर आप ताहयात नाअहल। मकसद कहने का यह, जब मेरी जेब में पैसे ही नहीं आए तो मैं उसी पे नाअहल हूं कि अगर आ जाते तो मैं दिखाता किसी को। हर अदारे को अपने आप को ठीक करना, और फिर उसके बाद मुसलसल उनकी पेशियां, उनको 3 साल इसी में उलझाए रखा, 1 साल की जेल, फिर उनकी बेटी को भी जेल, जो कि कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर थी नहीं। तो जिस तरीके से उनको किया, लेकिन आज भी वो वापस आने के करीब करीब है, इंशाल्लाह कुछ अरसे में पाकिस्तान आ जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर उनको पाकिस्तान की क़यादत मिली और अवाम ने उनको चुना तो पाकिस्तान फिर दोबारा उठेगा और फिर तरक्की करेगा। मैंने देखा कि वो कैसे बोल रहे हैं या वो कैसे हकीकत आश्कार कर रहे हैं। अभी शायद मुझे जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे दिल में एक बात है कि मुशर्रफ साहब ने बड़ी ज्यादती की थी उनसे, अल्लाह ताला उनको भी माफ फरमाए, लेकिन उसकी बेबसी देखिए कि उसका किस तरीके से वो पाकिस्तान जश्न खाकी लाई गई। जो लोग उनका एक्स आर्मी चीफ के तौर पे जनाजा पिंडी में कराना चाहते थे उन्हें भी पीछे हटना पड़ा, हालांकि किसी ने, ये पब्लिक प्रेशर था, यह अल्लाह ताला की तरफ से था। अजान हो जाए, जिसको लोग इन साजिशों में थे वो आज इस काबिल नहीं है कि अवाम में अपना मुंह दिखा सके। उनको सिक्योरिटी चाहिए घर से निकलने के लिए, बेशक उसमें साकिब निसार साहब हो, बेशक उसमें खोसा साहब हो, बेशक उसमें बाजवा साहब हो, बेशक उसमें फैज हमीद साहब हो, ये जितने नाम हैं और भी कई इसमें प्लेयर्स हैं, लेकिन आज इस काबिल नहीं है कि इस मुल्क के अवाम का सामना कर सकें या अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार सकें। कोई बाहर के मुल्क में छुप गया है और कोई कहता है मुझे अपने बच्चों की फिक्र है, और कोई बिल्कुल खामोशी से एक गुमनामी की जिंदगी की तरफ चले गए हैं। तो कहने का मकसद ये है, जो जिसको पता नहीं उन्होंने क्यों चुना था, उसमें कोई ये समझते हुए कि शायद ये बिल्कुल ही फारिग है तो हमारे आगे नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं करेगा, तो उसको उन्होंने फिर कहा भी इसको सबसे बड़े ओहदे पे जाना चाहिए, सबसे बेवकूफ़ है तो इसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाए। तो आज वो आखिरी मोरा भी चीख चला रहा है, कभी टांग पे प्लास्टर बांध के अंदर छुपता है और कभी वो अदालत के सामने पता नहीं कोई एक मेडिकल पेश करता है। मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहूंगा कि किस किस्म के मेडिकल पेश कर रहा है। तो इमरान खान को अब ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा, और वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है, कुछ बोलना शुरू हो गया है, कुछ अपने जो इमदादी थे उनको गालियां देना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वो हर एक के बारे में बोलेगा। जिस किस्म का आप किसी के खिलाफ गड़ा खोदोगे उसमें खुद ही गिरोगे। आशिफ के खिलाफ कोई साजिश थी, कोई शख्स भी ये काम कर रहा होता, कोई पाकिस्तान का वजीर आजम, इसमें मैं मियां नवाज शरीफ का अकेले का नाम नहीं ले रहा, कोई वजीर आजम इस तरह पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाता, कोई चाइना के साथ सी पैक करता और इस मुल्क की 7% तरक्की हो रही थी, उसका यही असर होना था।
और यही इस किस्म के मोरों ने काम करना था जो अपनी हिदायत कहीं और से लेते हैं। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिरी मोरे की आखिरी चीखें आप सुन रहे हैं और अनकरीब वो अपने भी अंजाम को पहुंचेगा। जब वो अंजाम को पहुंचेगा तो फिर हर एक की हकीकत भी वो जरूर बताएगा अपनी हकीकत के साथ साथ। तो ये इंशाल्लाह आप लोग बहुत से कॉलम लिखते हैं, बहुत से अखबार में लिखते हैं, और फिर जब आप कुछ लिखेंगे तो इंशाल्लाह वो अगली आने वाली नस्लों के लिए हिस्ट्री बन जाएगी और वो देखेंगे कि पाकिस्तान में क्या हुआ था। मैक्सिमम अपनी सीट जीत सकता था, उसको पूरे मुल्क में इलेक्शन कैसे जितवाए गए, किन लोगों ने ये इलेक्शन मैनेज किए, किस तरीके से उसने मुल्क को तबाह बर्बाद किया। ये एक मेरे ख्याल में ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि इसको आने वाली नस्लों के लिए महफूज करें ताकि आइंदा कोई इस किस्म का खेल इस मुल्क के साथ ना खेला जाए। तो मैं आप लोगों प्रेस का, प्रिंट मीडिया का, कि आप लोग लोगों को हकीकत बता रहे हैं, समझती है कोई बेवकूफ नहीं है। और इस चीज को बहुत दिनों से हमारा मुखालिफ जो है वो बड़ा इसको उठा रहा है कि जी मैं बड़ा पॉपुलर हूं। ये बड़ी वाज़ेह बात है कि हमारी पॉपुलैरिटी को डेंट पड़ा है, लेकिन इमरान खान की वजह से नहीं पड़ा। ये बात सारे वाज़ेह सुन लें। हमारी पॉपुलैरिटी को डेंट पड़ा है जो हमने जो हुकूमत ली है और उसके बाद महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके। हमारे अपने हमसे नाराज हैं, ये नहीं कि वो उसके साथ खड़े हो गए हैं जाकर, लेकिन हमारे अपने नाराज जरूर हैं और उसी की कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर करें और वो नाराज लोग फिर कम अज कम दोबारा यकीन करें कि इस पाकिस्तान को हम चला सकते हैं और इसको संभाल सकते हैं। तो इस कोशिश में तो मैं तो उनको एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो रोज़ों के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान में आ जाएंगे। ईद के करीब इंशाल्लाह वो इधर ही होंगे, शायद आखिरी अशरे में वो सऊदी अरब जाएं वो उम्रे के लिए, लेकिन उम्मीद है कि इधर होंगे। मेरी जाती राय है, मुझे पता है, कुछ इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, शायद आपने कल या परसों जरदारी साहब की तकरीर भी सुनी हो, तो उन्होंने कहा कि हम अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे। ये पीडीएम, क्योंकि यजमान की सियासत में काफ लीग का नाम आता है, तो काफ लीग ना तो पीडीएम का हिस्सा है, वो हुकूमत का हिस्सा है। और जरदारी साहब ने जैसे बड़ा क्लियरली कहा कि हम हुकूमत का हिस्सा है, तो हम अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे और फिर अगली हुकूमत के वक्त देखेंगे किसके साथ क्या अलायंस करना है। ये हकीकत है। अब उसके बारे में कहानियां जितनी मर्जी बना ली जाए। आपने बीबी मरियम के विजिट का जिक्र किया, ये हकीकत उस विजिट में भी सामने आ गई आप लोगों के कि अगर कोई किसी और को कहीं से इलेक्शन लड़ाना होता तो उसे मदऊ किया जाता, वहां पे उससे बात की जाती। तो वो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। हमारी पार्टी अपने इलेक्शन की तैयारी कर रही है। बहुत से लोग हैं इधर गुफ्तगू करते हैं कि जी ये हो गया, पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा हूं जो टिकट अलॉट करती है। 2013 में भी था, 2018 में भी मैं टिकट अलॉट करने वाली कमेटी का हिस्सा था, और इंशाल्लाह जो अब भी बनेगा पार्लिमानी बोर्ड, वो खैर अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूं जो टिकट अनाउंस देती है। तो ये उस ख्याल में है कि जो लोग टिकट बांटते हैं उनसे टिकट ले जाएंगे, ये गलतफहमी है उनकी। और इंशाल्लाह इसके ऊपर आप देखेंगे कुछ अरसे में क्लैरिटी आएगी। अभी क्योंकि हुकूमत चल रही है फेडरल, वो हमारे साथ बैठे हैं, मैं कोई ज्यादा अल्फाज उसमें अपने अल्फाज से कोई अपनी हुकूमत जो इस्लामाबाद में है उनको ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि ये पार्टी का, मियां नवाज शरीफ का, ये बड़ा क्लियर है कि हमने अपना इलेक्शन लड़ना है। ये सिर्फ काफ लीग के लिए नहीं क्लियर, बहुत से साउथ पंजाब में इलाके हैं जहां पे पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही है, तो पीपल्स पार्टी के सरबराह ने खुद ही उनको बता दिया है। और मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारा किसी के साथ अलायंस नहीं है। हमने अपना इलेक्शन लड़ना है, हमारी पार्टी ने अपना इलेक्शन लड़ना है, उसके ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है भावलपुर में जिस तरह की विगरस मीटिंग्स बाद में हुई, बीबी अगले दिन करती रही और वो इलेक्शन के हवाले से थी। तो इसी तरह जहां जहां वो जा रही हैं
मैं भी उनके साथ होता हूं, तो हम वहां पे भी अपनी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं भी होंगे। लेकिन हमारी पार्टी मेरे हिसाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त इलेक्शन की तैयारी में सबसे ज्यादा तैयार है और अपना होमवर्क सबसे ज्यादा कर चुकी है। बाकी तो किसी पार्टी ने अभी तक अपने कैंडिडेट्स को भी नहीं पूछा, किसी ने, वो तो वैसे ही पूरे पाकिस्तान में कहते हैं 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं, किसी ने भी अभी तक टिकटों के लिए अपनी वो दरखास्तें नहीं मांगी। जो पार्टी कहती है कि हमने कराना है वो भी नहीं मांग रही अपनी दरखास्तें अभी तो लिहाजा हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर को जो जिम्मेवारियां दी गई हैं उसमें एक हिस्सा ये भी है बीबी मरियम का कि आपने इलेक्शन के हवाले से भी तैयारी को देखना है, आपने पार्टी को भी रीऑर्गेनाइज करना है, आपने पार्टी में नौजवानों को भी रीऑर्गेनाइज करना है, आपने सोशल मीडिया को भी रीऑर्गेनाइज करना है। तो लिहाजा वो सारे फ्रंट्स पे काम कर रही हैं। मोहतरम से इजाजत ले ली है हमने कि हम रीब्रांड करके MSF को भी दोबारा लॉन्च कर रहे हैं। तो ये हमारी पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उसकी जो तंजीम है उसको मजबूत करने का काम, और इलेक्शन में जो नौजवान फोर्स तैयार करनी है उसका काम, और उसके साथ साथ इलेक्शनों के ये सारे काम पैरेलल हो रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि रमज़ान शरीफ से पहले पहले हम अपना ये होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। जी 30 का तो तारीख मैंने सुनी है, शेड्यूल तो अभी तक नहीं देखा मैंने कि कब कागज जमा होने हैं, कब क्या होना है। तारीख का एक नाम जरूर सुना मैंने, और उस पर भी बड़े डाउट्स हैं अभी तक। रोज टीवी पे आप भी सुनते हैं, आप भी मीडिया के लोग हैं, आप ज्यादा अवेयर हैं। हम हल्के में फिर रहे होते हैं, टिकर आपके देख के हमें इल्म होता है कि क्या चल रहा है। तो ये जो है 30 तारीख हो या जो भी तारीख हो या उससे आगे हो, मुस्लिम लीग नून अपना होमवर्क कर रही है। इंशाल्लाह वहां पे हमारे कोई एक आध सीट बहावलपुर में होगी जिस पे अभी हम सोच विचार कर रहे हैं, वो भी शायद शहर वाली है। उसके अलावा बाकी तमाम सीट पे हमारे कैंडिडेट मौजूद हैं। पहला जो आपका सवाल क्या था, मुझे मैं डिले के हवाले, जहां तक डिले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके साथ साथ कुछ चीजें पैरेलल भी चल रही हैं। नंबर 1 कि इन्होंने खुद EC से प्रूव करके कहा था कि आप मर्दमशुमारी कराएं, उसके बाद नई हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन होंगे। अब मर्दमशुमारी का प्रोसेस तो चल रहा है जो 30 मार्च को खत्म हो जाना है। तो मुझे ये बताएं, फर्ज करें आप KP के और पंजाब की असम्बलियों के इलेक्शन करा लेते हैं और आबादी में फर्क आ जाता है, तो जो सीटें कम होंगी फर्ज करें पंजाब की या ज्यादा होंगी, उनका क्या करेंगे आप, कहां से लाएंगे वो लोग। इसी तरह अगर फर्ज करें सिंध की बढ़ रही है उस मर्दमशुमारी में, तो कहीं की तो कम हो रही है, सीट का नंबर तो वही रहना है। तो वो क्या सिंध बर्दाश्त करेगा कि पंजाब के पास सीटें रह जाए, 2 या 3 ही हों, बेशक जो सिंध को मिलनी है वो इलेक्शन इधर हो जाए? ये मुमकिन नहीं है। ये चीजें आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि आपने जब मर्दमशुमारी करानी शुरू कर दी है तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। 2 महीने या 3 महीने उन्होंने टाइम मांगा सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने कि हम हल्का बंदियां नहीं कर देंगे और नई मर्दमशुमारी के ऊपर। और आपको पता है ये इलेक्ट्रॉनिक मर्दमशुमारी हो रही है, इसकी कंपाइलेशन के लिए भी उतना बड़ा टाइम नहीं चाहिए जो पहली मर्दमशुमारी में चाहिए होता था कि 1 साल लग जाता था। अब तो वो कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, सारा जल्द से जल्द हो जाएगा। तो हम किसी इलेक्शन से नहीं भाग रहे, मैं बता रहा हूँ तैयारी हमारी सबसे ज्यादा है। लेकिन जो मुश्किलात और जो मामलात पाकिस्तान के हैं, हम एक तरफ तो हम नेशनल इलेक्शन और 2 सूबों में इलेक्शन नहीं होंगे, फिर उसके बाद जब उन 2 सूबों में नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे, फिर आप कहेंगे जी वजीर आला वो बैठा है, उसके पास पुलिस है, उसके पास जनाब सारा कुछ उसका इंतजामिया है, तो ये इलेक्शन फेयर कैसे होगा? गवर्नमेंट अर्ज भी कर चुकी है कोर्ट में कि हम चाहते हैं कि चारों असेंबलियां और नेशनल असेंबली का इलेक्शन इकट्ठा हो, एक ही दिन हो, और उसके बाद सारी जगहों पे नई हुकूमतें बने और वो अगले 5 साल के लिए काम करें। क्योंकि अगर अब ये करेंगे तो ये परमानेंट एक डेंट आ जाएगा। हर दफा अगली दफा भी 2 अलग होंगे, 3 अलग होंगे। तो इससे बचने के लिए, फेयरनेस के लिए
और पाकिस्तान में जो आबादी का इशू है, जिसमें बहुत सारी पार्टियां नहीं मान रही अभी तक कि ये आबादी जब तक डिसाइड नहीं होती किधर कितनी है, तो इन सबको इकट्ठा करके अगर आप 3 महीने बाद एक इलेक्शन में जा सकते हैं, इकट्ठे इलेक्शन में जा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसमें कोई पॉपुलर अगर है तो अगर वो इतना ही माठा पॉपुलर है, अगर 3 महीने में उसकी पॉपुलैरिटी चली जानी है, तो उस बंदे को इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। उनको ऑफर की गई है कि आप भावलपुर से अपना इलेक्शन लड़ें। पिछली दफा जो मीटिंग थी, मीटिंग में उनको भावलपुर शहर के कायदीन ने यह कहा कि अगर आप यहाँ से इलेक्शन लड़ें तो बाकी सीटों पे भी उसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा। तो उसका कोई अभी तक फैसला इसलिए नहीं हुआ कि जब तक पार्लिमानी बोर्ड नहीं बैठता, मियां नवाज शरीफ उसके फैसले नहीं करते, तब तक ये फैसला फाइनल नहीं होगा। कि मैंने देर कर दी आते आते, तो मैंने वजह भी बताई कि मैं फिर एक दोस्त के पास आता तो दूसरा नाराज होता था। मेरे सारे बुजुर्ग भाई हैं और मैं चाहता हूं कि ये प्रेस क्लब जो एक बॉडी है वो सिंगल, उस लीडर को अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, लीडर क्या गीदड़ को, मेरे हिसाब से तो देखें, ये एक हमारा अलमिया है कि हम उसको पॉपुलर लीडर कहते हैं, जिसके कौलो फेल में इतना तजाद है कि वो अपने लोगों को कहता है गिरफ्तारी दो, खुद छुप जाता है, बिस्तर के नीचे छुप जाता है। और उसके खौफ का ये आलम है कि उस दिन उसको कोई गिरफ्तार करने नहीं गया था, सिर्फ एक उसको डिलीवर करना था पेपर के ये आप रिसीव कर लें, और उस खौफ में भी वो नीचे छुप गया। और अब जिस किस्म के बहाने बना रहा है, मैं अब अखबारों में और सोशल मीडिया ने तो बता दिया है कि ये बीमारियां होती किस चीज़ से हैं, वो भी सब आप लोगों को पता है। तो अब इस किस्म के शख्स को आप कहेंगे ये पॉपुलर लीडर है, जो अपने लिए और स्टैंडर्ड्स हैं, लोगों के लिए और स्टैंडर्ड्स हैं। हम तो उस लीडर को फॉलो करते हैं, जब उसको अदालत ने कहा पेश हो तो अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के अपनी बेटी का हाथ पकड़ के उसको भी साथ जेल में गिरफ्तारी देने आ गया था, और अपने वर्कर से ज्यादा खुद उन्होंने सहा है इसमें। तो हम तो उसके फॉलोअर हैं, ना कि उसके जो खुद छुपा बैठा है, लोगों कहता है जाके गिरफ्तारियां दो, और फिर जो गिरफ्तार होते हैं वो भी रोते हुए बाहर निकलते हैं। किसी को कोई बीमारी हो जाती है, फिर वो, मुझे तो शर्मिंदगी तब होती है, जो गिरफ्तार होता है मैं हंसता हूं, मैं कहा यार कल इमरान खान ने कहना तुम्हें नंगा करके जिनसी तशद्दुद किया गया, हर एक को उसने जिनसी तशद्दुद में घुसा दिया। तो इसलिए ऐसे लीडर से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और बाकी अभी कोई फैसला नहीं हुआ उसकी गिरफ्तारी का, जिस दिन फैसला होगा वो गिरफ्तार भी होगा। इसलिए आपको पता है कि इसका वीसी लगाती है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, HEC डिपार्टमेंट। तो वो इस वक्त आपको पता है कि इंटरिम गवर्नमेंट है, उन्होंने लगाना है, उन्होंने नाम भेजना है, गवर्नर साहब भी नहीं लगा सकते। वो गवर्नर साहब को जो वो नाम एक भेजेंगे उसी को उन्होंने साइन। सबसे पहले तो आपने पूछा कि मरियम नवाज साहबा का कोई बहावलपुर में जलसे का, बहावलपुर में ऑलरेडी वो 2 जलसे कर चुकी हैं, और उसके बाद ये कन्वेंशन भी कर चुकी हैं और मीटिंग्स भी कर चुकी हैं। अगर वो आएंगी भी तो किसी और जगह आएंगी बहावलपुर ज़िले की, तो बहावलपुर में उन्होंने काफ़ी प्रेजेंस होगी। हम चाहते हैं कि कोई और तहसील, अहमदपुर, यजमान या हासिलपुर, उनको अगली दफ़ा जहाँ पे जलसा हो तो वहाँ पे लेके जाएं। मेरा नेफ्यू भी है सियासत कर रहा, मेरा अपना ज़ाती रोल शायद इधर ना हो, लेकिन उनमें से कोई अगर इधर सियासत करना चाहे तो उसको ज़रूर इंशाल्लाह पार्टी अगर हुक्म देगी तो हम इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ से भी अपना किरदार अदा करेंगे। माजरत के साथ, मतलब कि मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा या किसी को ज्यादती का निशान आपके साथ हर दौर में ही हुआ है। सिर्फ हमारी बात ना करें, PTI की ना करें, पीपल्स पार्टी की ना करें, मुशर्रफ दौर ना करें, आपके साथ हर दौर में ही ये कुछ हुआ है। और एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि जब आप कोई हक पे बात करता है तो उसको मुश्किलात आती है। आप वो हैं जो टीवी पे भी बात करते हैं, आप लिख के भी सबूत बना देते हैं उस चीज को, तो लिहाजा आप पे मुश्किलें तो आएंगी। आपने शोबा ही ऐसा चुना है, जैसे हमने सियासत का चुना है, हमारे पे और किस्म की मुश्किलें आती हैं, आप पे इस किस्म की आएंगी। बाकी मैं बिल्कुल अपनी हुकूमत को डिफेंड नहीं कर रहा यहाँ पे। मेरी जाती राय में आप लोग हमारे लिए मोहतरम है, आपकी अपनी राय है, आपको अपनी राय, अपनी आवाज बुलंद करने का पूरा हक है।